नमस्कार। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीत। बोलो भैया, आप मिस करते हो क्लासेस बहुत ना, सब नाराज हो। ऐसा कोई बात नहीं है, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, उसके बाद में क्या क्लासेस रिकॉर्ड करने टाइम भी नहीं मिलता। एक तो क्या प्रॉब्लम आती है ना, आप भी जानते हो कि खड़े होने में ज्यादा दिक्कत रहती है। तो अब सही है, अब अपने क्लास का शेड्यूल देख लो पहले। अब सही है, अब अपने क्लास को वापस कंटिन्यू करेंगे। वीकली शेड्यूल अपना कि भैया इस वीक में इतनी क्लासेस इस दिन डलेगी, ठीक है। देख लो, शेड्यूल देख लो। मंडे को एक क्लास आएगी वेडनेसडे को, एक क्लास आएगी सैटरडे को। इसके अलावा चैनल पे अदर और क्लासेस स्टार्ट होगी, तो वो उसका शेड्यूल अलग रहने वाला है, ठीक है। अलग से जैसे स्कूलिंग क्लासेस है वो भी चालू होने वाली इस चैनल पे। तो अपना शेड्यूल क्या रहेगा, मंडे को रहेगा, वेडनेसडे को रहेगा और सैटरडे को। इस दिन तो आएगी अपनी क्लास, फिक्स है भैया, ठीक है। अपना टॉपिक चला भैया। टॉपिक लास्ट था मौर्यकालीन व्यवस्था। अपना लास्ट टॉपिक बचा था, 2 पोर्शन इसके रह गए थे, अपन उसको कंप्लीट करते। उसके बाद जो एक तरह से गन शॉट, वन शॉट में भी गन शॉट की तरह इसका जो हमने मौर्य में जो कुछ पढ़ा है उसका हम क्या करें, रिवीजन करते हैं। क्योंकि फिर आगे जो हमारा जो नया वंश आने वाला है, जो मौर्यकालीन जो राजवंश आएंगे, जैसे अपन बात करें भैया शूंग वंश हो गया, कणव वंश हो गया, उसके बाद में सातवाहन वंश। क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था पूरा, इसकी जैसे बात करते हैं, इसमें आपको प्रांतीय व्यवस्था पढ़ा रखी है, तो उसके अंदर कि भैया इसका जो साम्राज्य कहा था, उत्तरापथ से दक्षिणापथ, अवंतीपथ, प्राच्य और इसके प्रांत में नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य था जो कि बंगाल तक का था। उत्तर से ले ऊपर में कौन सी थी राजधानी, बोलो तक्षशिला से लेकर के कहां तक भी है, कर्नाटक। और इधर देखेंगे भी है कहां पे, अवंतीपथ, उज्जैनी से लेकर के भी है कहां तक का शासन, बंगाल तक का शासन था। अब क्या होगा कि अयोग्य शासक, आप भी जानते हो, हर जगह आते हैं, हर साम्राज्य में आते हैं। वो इधर क्या होता है, पतन का कारण होता है। तो इसका सबसे, जैसे अशोक के बाद में अयोग्य शासक धीरे धीरे आने लग गए। लास्ट शासक था, इसका नाम था बृहदत्त। बात अभी है 184 ईस्वी की, 184 बीसी की, ईसा पूर्व की। 184 ईसा पूर्व में क्या होता है कि इसका एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र, उसने तब बात की जाती है कि जब बृहदत्त क्या करा था, अपने सेना का निरीक्षण करा था, तो पुष्यमित्र ने क्या किया कि उसकी मतलब ना, ऐसा उसने जाल बुना था कि भैया ये आए, सेना निरीक्षण करे और इस बहाने में उसकी क्या कर दूं, हत्या कर दूं। उस बहाने उसने क्या करी, उसकी हत्या करी और उसी समय वहां पे उसने शूंग वंश की नींव रखी। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे शूंग वंश। अब क्या हो गया भैया, हम पढ़ेंगे शूंग वंश। शूंग वंश का जैसे अपन देखते हैं ना, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि जो गंगा नदी का जो क्षेत्र है, गंगा नदी का जो क्षेत्र निकल के आता है, जैसे ये वाला, एक सेकंड मैं आपको बढ़ा के बता दूं। अब ये जो क्षेत्र निकल गया था ना यहां से, ये वाला, तो ये इसका ही क्या होगा, साम्राज्य होने वाला है। कि इस समय उत्तर जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होने लगेंगे, यूनानी आक्रमण होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे यूनानी आक्रमण देखने वाले इसी साम्राज्य में। फिर सातवाहन के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो साम्राज्य था पूरा दक्षिण तक था, लेकिन क्या होता है कि यहाँ से इसका विभाजन होगा, फिर यहाँ पे दक्षिण में क्या रहने लग जाएंगे, सातवाहन वंश रहने लग जाएगा। वो सारी अलग बात है। तो इसको अपन कंप्लीट करते, क्योंकि मेरा टारगेट है कि अपन उसको अलग लेक्चर में, एक वीक जितना शेड्यूल है इस वीक के अपन उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो अपना मौर्यकालीन जो राजवंश है, मौर्यकालीन जो वंश है, सारे जितने 7 से 8 वंश होंगे और उसमें ही बाहर के जो आक्रमण होंगे उनके बारे में स्टडी कर लेंगे। तो हम उसको इस वीक में अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था अपना क्लास का शेड्यूल, क्योंकि बीच में भी डिस्टर्ब था, 2 महीने हो गए अपने को रेगुलर चाहे कंटिन्यू नहीं रखते हुए, क्योंकि 10 दिन बाद 10 दिन में एक क्लास आ रही है, 15 दिन में एक क्लास आ रही है। तो अब से अपना क्या हो गया, रेगुलर हो गया। चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए पॉइंट्स बोलो भैया फटाफट। कहां तक अपन लास्ट में कहां तक बात की थी, जब तक मैं हेडिंग डाल देता हूं। अपन पढ़ रहे थे भैया व्यवस्था, मौर्यकालीन व्यवस्था। चलिए मौर्यकालीन व्यवस्था चल रही थी, जिसके अंदर हमने कौन सी बात की, प्रशासनिक के बारे में बात की। प्रशासनिक व्यवस्था में हमने क्या देखा था कि भैया उस समय पहले सबसे पहले बात की राजा के पद के बारे में। राजा का पद क्या था भैया, वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। दूसरी हमने देखी भैया राजा की हेल्प करने के लिए 18 मंत्री होते थे, 18 मंत्री की परिषद थी, जिसको हम क्या बोलते, जिसको हम तीर्थ बोलते थे। और मैंने एक और बताया था कि राजा के अलावा 3 इंपॉर्टेंट मंत्री थे। राजा का बेटा कौन होगा भैया, राजकुमार, राजकुमार था जिसको युवराज बोल लो। दूसरा था भैया राजपुरोहित और तीसरा मत सेनानी। तो इनको हमने क्या बोला था भैया, इनको हमने क्या बोला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके डालना है। अब इतना तो यार सब पढ़ा चुका होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल देना कि इसको क्या बोलते थे, ठीक है। अरे तीर्थ नहीं बोलते, तीर्थ था मंत्रियों के जो परिषद होती थी उसको बोलते थे तीर्थ, ठीक है। मंत्री नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, मंत्री नहीं बोलते थे। चलिए फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी थी कि भैया जैसे समाहर्ता, सन्निदाता, कर्मांतिक, आंतरवर्षिक, आठविक, दोवारिक, प्रशास्ता, रज्जुक, स्थानिक और एक और था युक्ता। समाहर्ता क्या काम था भैया, राजस्व अधिकारी था। कर्मांतिक के बारे में बात करें, बीच बीच में याद करो भैया, समाहर्ता हो गया
कर्मांतिक होता था भैया कल कारखानाओं का प्रमुख। आंतरवर्षिक बोलोगे, आंतरवर्षिक क्या था, जो अंगरक्षक सेना थी उसका प्रमुख होता था। जैसा बात करें रज्जू का क्या काम था भैया, रज्जू को उस समय आपने बताया था, एक तो आपने प्रांतीय व्यवस्था पढ़ाई थी, तो उसमें आप बताया था कि सबसे ऊपर प्रांत, क्योंकि साम्राज्य जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उसको बांटा गया था प्रांतों में। प्रांतों के बाद में उसको छोटा, प्रांत से छोटा क्या था भैया, जिला। जिले का जो देखरेख करता था उसका काम था, रज्जू का काम था जिले का देखरेख करने का, सही है ना। तो बोला हाँ भैया। और रज्जू की हेल्प कौन करता था भैया, युक्ता रज्जू की हेल्प करता था, हमने वहां पे देख लिया था। इसके बाद में आप देख लेना और सारे वो पे सब लिख लिए। इसके बाद में हमने बात की थी प्रांतीय व्यवस्था। अभी आपको बताया कि भैया मौर्य जो प्रशासन है उसको हमने 5, जो मौर्य साम्राज्य था उसको हमने 5 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रांतों को क्या बोलते थे, चक्र बोला करते थे। प्रांतों को देखरेख करने वाला युवराज होता था, युवराज या राजकुमार होता था, ठीक है। फिर हमने एक चार्ट भी बना के देखा था। चार्ट बना के देखा था, क्या क्या चार्ट बना के देखा था कि भैया 100 गांवों का समूह संग्रहण, 400 गांवों का समूह द्रोणमुख, 800 गांवों का समूह क्या क्या बोलते थे, ठीक है। संग्रहण हो गया, द्रोणमुख हो गया, एक था जनपद, जनपद हो गया, जनपद के बाद में अपना जिला हो गया, जिले के बाद में अपना क्या हो गया था भैया, लास्ट सबसे ऊपर आता है भैया क्या, प्रांत। जिले को हमने क्या बोला, जैसे प्रांत को हमने चक्र बोला। अब आप देख लेना, पर सारे पर बात कर रही है, ठीक है। अब सारा अपन रिवीजन एक रवि लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है। आइए आ जाओ फटाफट रिवीजन कर लिया। गुप्तचर विभाग याद तो होगा ना, भूले तो नहीं होंगे, बोलो भैया नहीं भूले। जैसे संचार और संस्था की जो संचार क्या देती भैया, संचार होता था जो अलग अलग जगह रहकर गुप्तचारी करते थे, इधर इधर घूम घूम के आते थे, आपके घर में आके बोलते थे भैया मम्मी को कि ये ऐसे आंटी जी ऐसे इसका ऐसे किया, यानी कि वो कहते हैं संचार थे, यानी कि जो अलग अलग जगह के गुप्तचारी करते और एक ही जगह के बड़ी संस्था बोलते थे। चलिए ठीक है, अब अपन हमारे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका है भैया सामाजिक। सामाजिक पहले आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। उस समय की टॉपिक है भैया आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब नाम में पता लग रहा है आर्थिक है, मैं आपको बोल रहा हूँ नाम पढ़ो सीधा, बोलो भैया आर्थिक। आर्थिक यानी कि अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा। उस समय अपन बात कर रहे हैं किसी प्रशासन की, साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, यानी उस समय की जो लोग थे यानी समाज था उसकी क्या बताने वाला भी है, वो उसका इनकम का सोर्स क्या था समाज का। क्या वो कृषि कर रहा है, क्या वो पशुपालन कर रहा है, क्या वो व्यापार कर रहा है, या कोई अन्य काम कर रहा है। तो मैं गया, मेरे को देखने पता लगा कि वहां पे ये क्या कर रहे हैं लोग, भैया ये तो कृषि कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि भैया कैसी थी ये, कृषि आधारित सभ्यता। पहला पॉइंट निकल के आता है, क्या था भैया, कृषि आधारित सभ्यता। कृषि आधारित सभ्यता, ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया पहली चीज तो निकल ही आती है कि कृषि आधारित सभ्यता थी, यानी कि वो जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे थे सारे के सारे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं जो राज्य था ना, राज्य ने क्या किया कि आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, बोलो भैया वर्ड ही नहीं समझ, पहले सुनो। राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए क्या किया, अध्यक्ष नियुक्त कर रखा था। क्या बोला मैंने, देखो, बोलो भैया राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को, गतिविधियों को विनियमित करने के लिए, मैं बताऊंगा क्या होता है विनियमन। करने के लिए क्या बोला भैया, राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए क्या किया था, अध्यक्ष पद नियुक्त किया, या अध्यक्ष को नियुक्त किया, अध्यक्ष को नियुक्त किया। चलो ये तो समझ में गया, जो राज्य ने ना उसने आर्थिक गतिविधि, जो भी हर तरह की जो आर्थिक गतिविधियां है उसको देख रेख करने के लिए, यानी कि उसको एक तरह से एक बोलते ना एक सिस्टम में लाने के लिए राज्य ने क्या किया, एक अध्यक्ष को नियुक्त किया। भैया तेरा काम है कि तू ये देखेगा और ये क्या सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्या आपकी जो नीति है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, आपकी जो नीति है क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा तो भी इसको काम करवाओ, जुर्माना लगाओ, आपकी दिक्कत है, काम करवाना है। तो उसका किसका काम था, ये होता था भैया अध्यक्ष का काम। अब वर्ड यहां पे आ गया भैया विनियमित। आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। विनियमित क्या होता है, विनियमित का मतलब होता है कि भाई कोई वस्तु होती है, देखो एक बार उसका यही लिखता हूं मैं, किसी वस्तु या कोई चीज, किसी वस्तु को क्या करना, एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना, किसी वस्तु को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना।
जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है। अब गवर्नमेंट का क्या काम है भैया, कि भैया गवर्नमेंट जो नीति है वो उसके हिसाब से वो काम करेगी। प्राइवेट भी ऐसा तो नहीं कि ऐसा भी 14 साल से कम बच्चों को बढ़ ली, आ जाओ आप हमारे यहाँ पे काम करो, नहीं भैया। जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको फॉलो करना है, उसको सुव्यवस्थित रूप से, कि हाँ भाई तेरा काम है, तू काम, तेरी कंपनी है, तू कंपनी चला, लेकिन भैया हमारी जो नीति है उसको तू फॉलो करेगा, होता है ना। तो यानी किसी वस्तु या चीज को निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना, उसको काम करने के लिए क्या करना, निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना। बोले किसी वस्तु या चीज को, किसी वस्तु को लिख लो, किसी वस्तु को निश्चित तरीके से, व्यवस्थित करना। किसी वस्तु को क्या करना, निश्चित तरीके से व्यवस्थित करना। चीज समझ में आ गई? आगे विनियमित का मतलब हो गया कि जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है उसको अपना संचालन करना है, तो उसको गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस बोल सकते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे उसने बोल रखा है। ठीक है, बोला हाँ भैया ये चीज समझ है। अब आता तीसरा पॉइंट, अब पकड़ो भैया कृषि कार्य कौन कर रहा है यहाँ पे। भैया एक तो जो निम्न जाति का, जाति हमने पता भैया 4 थी, कौन कौन सी भैया, ब्राह्मण था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लोअर क्लास कौन है भैया, शूद्र। और साथ ही साथ हमने युद्ध कराया था कलिंग का, कब हुआ था भैया, 261 बीसी में। क्या होता है कि कलिंग का वॉर होता है अशोक के कौन से काल में, अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में। इसका उल्लेख मिलता है अशोक के 13वें अभिलेख, जिसके अंदर बोलता है कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। ठीक है, अशोक का 13वां अभिलेख क्या करता है भैया, कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है। बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा कि भैया कृषि कार्य कौन कर रहा है, कृषि कौन कर रहा है, एक तो शूद्र कर रहा है। और हमने जो कलिंग युद्ध में जो बंदी बनाए थे, 1 लाख लोग तो मारे गए और 1.5 लाख लोगों का क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया। तो अशोक भाई साहब ने क्या किया कि जो बंदी बनाए उनको क्या करा दिया, युद्ध में लगा दिया, ये इसमें कृषि कार्य में लगा दिया। आप आओ, आप हमारे किसान हो, आप शूद्रों के साथ मिलकर कृषि करोगे। तो यानी किसान कौन होने वाला है, शूद्र, और जो हमारे बंदी लोग थे वो। अब इसमें क्या होगा कि भैया किसानों के लिए क्या बोला गया, किसान उत्पादन के छठे भाग की दर से, किसान उत्पादन के छठे भाग की दर से टैक्स देगा। जो हमारे किसान भाई साहब थे, अब वो जो उत्पादन करेंगे उसकी जो छठी दर होगी ना, उसके हिसाब से क्या देने वाले भी, टैक्स देने वाले। अब यहां पे आते हैं इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स, टर्म्स निकल गएगी, जैसे सीता, भाग, एक हो गया सीता भाग, सेतु बंद, एक आता है उदय मात्रक। उदय मात्रक को लिखाने की जरूरत है, वो समझा दूंगा क्या है। पहले बात करते हैं सीता। पहले मैंने क्या क्या बताया भैया, सीता बताया आपने, एक बताया भाग, याद करना बता दूंगा कैसे याद रखना है इसको। सीता हो गया, भाग हो गया, एक आता सेतु बंद, सेतु बंद, बंद नहीं होगा, बंद होगा। जैसे बात करते हैं सीता की, सीता क्या था, सीता उस समय जो राज की भूमि होती थी ना, राज की भूमि, उसको बोलते थे हम क्या, सीता। उसमें टैक्स लगता था 1/2, यानी हाफ पार्ट। सीता क्या थी भैया, सीता थी राज की भूमि, सिर्फ ऐसे याद रखो। सीता क्या थी भैया, राजकीय भूमि थी, जिससे जो टैक्स था वो कितना था, 1/2। ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीता समझ में आ गया। हाँ भैया कि सीता एक क्या थी, राज की भूमि थी, जब टैक्स ले जाता था 1/2। ठीक है, हाफ की दर से। भाग क्या होता है, नाम से पता लग रहा है भाग, यानी किसी चीज का क्या है भैया, भाग है। ये भाग कहता था, भाग उस समय बोला जाता था भू राजस्व को, लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू को बोला जाता था। जो कितना था भैया, जो 1/, लैंड रेवेन्यू कितना था, 1/6 था। भाग के बारे में बात करें, हमने बोला भैया भू राजस्व था भाग, भू राजस्व, जिसको हमने बोला भैया लैंड रेवेन्यू, कितना था इसका टैक्स, ये था भैया 1/6। और जो यूनानी इतिहासकार है उसको 1/4 भी लिखा देते हैं, लेकिन हमने वो ये ध्यान रखना है, एक वो भी ध्यान रखना है 1/4 यूनानियों के अनुसार। सेतुबंद क्या है, सेतुबंद, सेतुबंद होता है सिंचाई टैक्स, सिंचाई कर। सेतुबंद क्या था भैया, सिंचाई कर, सिंचाई कर, जो कितना था भैया 1/5 से लेकर के 1/3 के बीच में, जो 1/5 से 1/3 तक था। अब आपको पता है 3 हो गए, सीता,
भाग सेतुबंध। एक आता है उदय मात्रक। उदय मात्रक क्या होता है भैया? पहले के जमाने में कोई ऐसी भूमि होती है, जैसे आपको पता है कि कोई ऐसी भूमि होगी जिसको सिंचाई साधन अपने पास में नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या है, अच्छा उत्पादन कर रहा है। अच्छा उत्पादन कर रहा है जो भूमि है उसको क्या बोलते हैं? उदय मात्रक बोलते हैं। हो जाता है ना, अपने पास में कोई भूमि नहीं है, भूमि तो है लेकिन सिंचाई साधन नहीं है अपने पास में, लेकिन फिर भी क्या है कि वो अच्छा उत्पादन कर रही है भूमि, तो उसको हम बोलेंगे उदय मात्रक। तीन थे, सीता, बाघ, सेतुबंध। वापिस देखते हैं, सीता क्या था भैया? राज की भूमि थी जिसका टैक्स कितना था? 1/2। भाग के बारे में बात करते हैं, भाग था एक भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, जिसका टैक्स कितना लिया जाता था? उस समय की बात है जिसका टैक्स लिया जाता था 1/6 की दर से। ठीक है। सेतुबंध क्या था भैया? सेतुबंध था एक सिंचाई कर जो 1/5 से 1/3 के मध्य तक लिया जाता था। तो हमने ये भी देखा। अब बात है कि उस समय के व्यापार के बारे में बात करते हैं कि उस समय जो व्यापार था उसका जो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार क्या था? बोलोगे सूती वस्त्र उद्योग। क्या बोला मैंने? आपने बोला कि भैया जो उस समय का जो महत्वपूर्ण व्यापार था वो क्या था? सूती वस्त्र उद्योग। ये प्रमुख व्यापार बोल सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख व्यापार था। प्रमुख व्यापार था। आया समझ में? स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब बात करेंगे मुद्रा व्यवस्था के बारे में। क्या उस समय मुद्रा व्यवस्था चलती? अब अपन साम्राज्य पढ़े तो हाँ भाई, अब साम्राज्य तो राजा ने अपनी मुहर तो निकाली होगी, कौन कौन सी मुद्राएं थी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप ऐसे बताओ कि भैया धातु कितनी होती है? मैं तो भैया 118, मैं धातु की बात कर रहा हूं, तत्व नहीं पता है, तत्व तो 118 है। धातु के बारे में देसी भाषा में बात करते हैं। आपको धातु भैया मेन बोलो भैया, एक तो सोना होती है, एक चांदी होती है, लोहा भी होती है, तांबा भी होती है। तो हम तीन इंपॉर्टेंट धातु है, कौन कौन सी? सोना, चांदी और तांबे के बारे में देखने वाले हैं। ये तीन के नाम से मुद्राएं लिख सिक्के चले थे, किसको क्या बोला जाता वो देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं। मैंने क्या बताया? मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली का क्या हो गया था? प्रारंभ हो चुका था। मुद्रा प्रणाली का प्रारंभ। ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं तीन तरह के सिक्के। पहला आप बता रहे हो भैया क्या था? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का। दूसरा क्या बताया? चांदी का सिक्का। सही है। और तीसरा क्या बताया था? तांबे का सिक्का। लोहे का नहीं, तांबे का सिक्का। तीसरा आएगा भैया तांबे का सिक्का। तांबे का सिक्का। चलिए ये देखते हैं। सोने के सिक्के के बारे में बात करते हैं। उस समय जैसे सोने को क्या बोलते हैं भैया? स्वर्ण बोलते हैं। तो वो होता है स्वर्ण। सोने सिक्के बोलते हैं स्वर्ण। ये तभी स्वर्ण। सोने के सिक्के को उस समय बोला जाता भैया स्वर्ण। ठीक है। चांदी के सिक्के के बारे में बात करते हैं। चांदी के सिक्के पे काशापर्ण, पर्ण या धरण। क्या था भैया? काशापर्ण। काशापर्ण, पर्ण हो गया या फिर धरण हो गया। अब बात करते थे सोने का सिक्का क्या हो गया? स्वर्ण हो गया। चांदी का सिक्का क्या होगा? काशापर्ण, धरण। और तांबे के सिक्के क्या बोलेंगे? कैमरा चल रहा है। हम बात करते थे तांबे के सिक्के के बारे में। भाषक या काकल, ये बोला जाता था भैया उस समय तांबे के सिक्के को। ठीक है। हाँ सही है। ठीक है। सोने के सिक्के को क्या बोला? स्वर्ण हो गया। चांदी के सिक्के को काशापर्ण, पर्ण, धरण। तांबे के सिक्के को क्या बोला? भाषक या काकल। अब एक और बात करते हैं भैया, उस समय क्या दास प्रथा, दास प्रथा उसको क्या बोला जाता था? प्रचलित तो थी।
आगे हम देखेंगे मैग्नेस्टीज आएगा, वो बोलेगा कि भाई भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हम वहां पे अपवाद में लिखेंगे जो अर्थशास्त्र उसके अंदर 8 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वो देखने वाला है। हम बात करते हैं भैया इस वक्त दासों को, दासों को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। क्या बोला भैया, उसमें जो दास थे उसको विष्ट बोल रहे हैं, फिर हम क्या बोल रहे हैं, विष्टि बोल रहे हैं। दासों को विष्ट या विष्टि कहा जाता था। तो ये था भैया अपना आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, अब सामाजिक व्यवस्था कंप्लीट करते हैं, फिर अपना रिवीजन लगाते हैं फटाफट, वन शॉट चालू करते हैं फिर अपना। इंपॉर्टेंट बातें थी ये सारी, तो हमने देख ली है। अब लास्ट टॉपिक है, फिर टाटा करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक खींच गया है। लंबा था क्या, क्योंकि यार प्रॉब्लम हो गई थी पैरों में, मेन तो क्या फ्रैक्चर हो गया था ना। तो फ्रैक्चर तो क्या था कि कोई मशीन गिर गई थी मेरे पैर पे, तो वो मसल्स फट गई थी पूरी पैरों की, तो मेन तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। फिर मैं हर 10-15 दिन में एक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो काम खराब था। चलिए स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट लास्ट है, कौन सा आएगा लास्ट व्यवस्था, कौन सी बोलो भैया, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए सारे के सारे। सामाजिक व्यवस्था में समाज को पकड़ो। समाज क्या है उस समय, हमने भाई सभ्यता में पढ़ गया है। सामाजिक व्यवस्था में क्या पकड़ते हैं भैया, पहले तो भैया पकड़ो कि समाज को देखेंगे। हाँ भाई, सबसे परिवार को देगा। परिवार कैसे भैया, संयुक्त परिवार है, लघु परिवार नहीं है, संयुक्त परिवार है। और साथ में पितृ सत्ता है, मातृ सत्ता है। भैया पितृ सत्तात्मक होंगे, तो आपने बोला पहला पॉइंट कि भैया आप तो ये लिखो पहला पॉइंट क्या, कि पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। ये आप बताओ, मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहते हैं क्या भैया जाति व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। हाँ, जाति व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। हमको पता है कि जाति 4 थी, कौन कौन सी, बोलो बोलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो जाति व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। जाति देखो फटाफट, समाज में कितनी बांटी, 4 प्रकार की जातियों में बांटा। बोलो भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट आता है शूद्र। लास्ट क्या आता है, लास्ट आता है शूद्र। क्या क्या देखा भैया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये थी। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब अपन देखेंगे महिलाओं की स्थिति। इस समय जो विधवा विवाह थे उनका प्रचलन बहुत कम हो चुका था, यानी विधवा विवाह प्रचलन कम था। लेकिन भैया कुछ महिलाएं जो विधवा महिला होती थी वो क्या करती है, अगर पुनः विवाह नहीं कर रही है, पुनः विवाह नहीं करती है, दोबारा विवाह नहीं करती है, तो उनको क्या बोलते थे, वो सब हम देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला भैया, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, कम हो गया था। विधवा विवाह का प्रचलन कम था, सही है। विधवा महिला, मतलब वह विधवा महिला, महिला, अरे यार, वह विधवा महिला, वह विधवा महिला जो पुनः विवाह नहीं करती थी, पुनः विवाह नहीं करती थी, यानी कि भैया दोबारा से, पहले तो विधवा हो ही चुकी है, अगर दोबारा से क्या कर रही है, शादी नहीं कर रही है, तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे छंदवासिनी। उसको हम बोलते थे भैया क्या, छंदवासिनी बोला जाता था। ठीक है, अब आते हैं भैया राज्य के नियंत्रण में क्या होने लग गया था, जो वैश्यावृत्ति होती थी वो क्या हो रहा है, राज्य के नियंत्रण में होती थी। अब मेन लेकर कहते हैं वैश्य को क्या बोलते थे, वैश्य को बोलते थे गणिका। वो भी स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं क्या बोला जाता था, सवाल बनता है यहां से। ठीक है,
मैंने क्या बोला भैया, वैश्य को क्या बोलते हैं इस समय, जो वैश्य होती थी प्रोस्टिट्यूट, उसको हम क्या बोलते हैं, गणिका। साथ ही साथ में इसका एक और क्वेश्चन है, फैक्ट्स से सारे फैक्ट्स में बात कर रहे हैं सॉरी। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे भैया, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोलते थे भैया, इनको बोलते थे रूप जीवा। रूप जीवा, बहुत बढ़िया। तो ये था इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं भैया कुछ कथन के बारे में। जब मैग्नेसिस भाई साहब आए, मैग्नेसिस भाई साहब आके बोलते हैं कि भैया आया तो था, किस किस आया था, हेल, अभी रिवीजन में आता है, फटाफट रिवीजन कराते तब मैग्नेसिस को पकड़ेंगे वापस, क्या क्या इसने कहा। मैग्नेसिस आता है, इसमें भी वो आके बोला कि भारत में ना जो दास प्रथा है उसका प्रचलन नहीं था, भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। बोलो भैया ठीक है, नहीं था तो भैया मैग्नेसिस भाई साहब बोल रहे तो मानना ही पड़ेगा, मैग्नेसिस भाई साहब बोल रहे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन भी अपवाद निकल गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कितना था भैया, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। उस समय मैंने 8 बोला था शायद, है ना, 9 कर लेना उसको, ठीक है। अरे क्लास कैसी लग रही है ये तो बता दो यार, कमेंट वमेंट सब बंद हो गए आजकल तुम्हारे, बस देख के छोड़ देते हो, ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो। भैया यार आपसे लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, कमेंट करना है, ऐसे क्लास अच्छी लगी हो तो अच्छी डालो, खराब लग रही है तो खराब करके डालो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं डायनेस्टी का कथन देखते हैं भैया, मैगस्थनीज। मैग्नेस्टीस के अनुसार, ठीक है, पहली बात तो ये क्या बोलता है मैग्नेस्टीस, पहली बात ये बोलता है कि भारत में था दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। पहली बात ही लगाओ ए, भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। लेकिन यहां पे लगाओ अपवाद, फिर हमारी निकल गई आती है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के, ये बोल सकते अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख, 9 प्रकार के क्या था भाई दासों का उल्लेख। दूसरी बात क्या बोलती है, दूसरी बात ये बोलता है, बोलती नहीं बोलता है, मैग्नेसिस क्या बोलता है, पहली बात तो देख ली। दूसरी बात ये बोलता है कि भारत में ना अकाल नहीं पड़ा, भारत में अकाल नहीं पड़ा। अब आप बताओ क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, बोलो भैया पढ़ा था। आपने अभिलेख क्लास में बताया था कि एक अभिलेख निकल गया नाम था सोहगौर अभिलेख, वो बताता है कि भैया उसमें दुर्भिक्ष की जानकारी देता है, और उसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से अकाल राहत कार्यों को करना चाहिए, नहीं अकाल राहत कार्यों की उसके अंदर बताया गया, ठीक है, अकाल राहत कार्यों की जानकारी दी गई थी। लेकिन फिर लगाओ भैया अपवाद, कौन सा भैया, सोहगौर अभिलेख, सोहगौर अभिलेख दुर्भिक्ष की जानकारी देता है, ठीक है। तो ये था भैया सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट पूरा मौर्य साम्राज्य का टाइप दिखते एक सेकंड। आज ये टीम मेंबर नहीं है अपने साथ में आज, तब मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। चलिए 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 अब बात करेंगे पूरा मौर्य साम्राज्य के बारे में, पूरा मौर्य काल, स्टार्टिंग जहां से स्टार्टिंग में पता आप भूल चुके हैं क्योंकि क्लासेस इतनी लंबी हो चुकी थी। बोलो भैया बात तो सही कर रहे हो। चलिए हमने बात की, सबसे पहले स्टार्टिंग बात की मगध के बारे में। मगध के बारे में अब स्टार्ट नहीं करेंगे, पर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट करते हैं। भैया मौर्य वंश का संस्थापक निकल के आता है चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम साहब को पढ़ो भैया,
यहां लगाते अपने सीएम साहब। मार्कर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, गया मार्कर। चलो बात करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यही लगाते हैं, जो पॉइंट्स आएंगे सारी यही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते। पहली बात क्या, हमने जाति के बारे में देखा, पहले बात किसकी हुई, जाति के बारे में। जाति के बारे में दो खूब चीजें देखी थी। पहली चीज क्या बोलता है भैया, पहला आता है भैया वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इसके बारे में क्या बोलता है, पहले लिख लेते कौन क्या बोलता था। वैदिक साहित्य था, एक था बौद्ध और जैन ग्रंथ, बौद्ध और जैन ग्रंथ, एक था विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की, दत्त का कहता रचना क्या थी, ये कृत लिख दो, मुद्रा राक्षस। चलिए वैदिक साहित्य अशोक, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य इसको जाति क्या बताई, ये बताया भैया क्षत्रिय। क्षत्रिय थोड़ी बताया था, ये बताया था शूद्र। नहीं क्षत्रिय, वैदिक साहित्य क्षत्रिय बताया था। बोलो भैया आपको भी ऐसे हो रहेगा, छोड़ो छोड़ो एक सेकेंड। वैदिक साहित्य क्या बताता है, इसको क्षत्रिय बताता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ क्या बोलते हैं, बोलोगे भाई ये तो कहते हैं शूद्र। अरे सेकेंड से क्षत्रिय नीचे आएगा ना, मैं यही तो बोल रहा था यार, शूद्र तो ये बताएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथ इसको क्षत्रिय बताएंगे। और जो मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, इसमें क्या बताया जाता है, इसको बताया जाता है वृषल या वृषभ जाति का। वृषल, वृषल या वृषभ, जिसका मतलब क्या होता है, निम्न जाति। निम्न जाति यानी कि वो एक तो शूद्रों का बता रहा है। ठीक है, हमने देख जाति के बारे में कि वैदिक साहित्य इसको क्या बताता है, शूद्र बताता है। बौद्ध और जैन ग्रंथ इसको क्षत्रिय बताते हैं। और साथ ही विशाख दत्त की जो रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, इसको बताते हैं वृषल या वृषभ जाति, निम्न जाति का। चलिए आगे बात करते हैं इसके गुरु के बारे में। हमने बात की थी इसके गुरु के बारे में, ठीक है। गुरु कौन था भैया, गुरु था अर्थशास्त्र गुरु था क्या, नहीं थे भैया, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। मिस्टेक्स बहुत हो रही है। विष्णुगुप्त कहते हैं इसके गुरु थे। इनकी पुस्तक थी, पुस्तक का क्या नाम था, बोलोगे अर्थशास्त्र। अब आएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 15 अधिकरण और 180 प्रकरण, 180 प्रकरण। ये भी अब की बार का एनडीए का सवाल है। एनडीए का सवाल है कि उसके चैप्टर्स कितने थे अर्थशास्त्र के भी, 15 15 कहते हैं चैप्टर्स, अधिकरण 15 तो कहते हैं इसके अधिकरण। ये सवाल है एनडीए का, ठीक है। गुरु के बारे में बात की। अब आता है कि भैया जाति के बारे में बात कर ली, गुरु के बारे में बात कर ली, अब क्या बचता है, अब इसका युद्ध कराते हैं भैया सेल्यूकस निकेटर के साथ में। 305 बीसी में क्या होता है भैया, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर वर्सेस हमारे सीएम साहब। जानते हो सेल्यूकस निकेटर को, भूल गए, बोलोगे भैया ये जो अपने पास अपने आया था सिकंदर, उसका क्या था भैया, सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब वो लड़ रहा है क्योंकि सिकंदर की डेथ हो गई थी जाते टाइम बेबीलोन में, लौटते समय बेबीलोन में उसकी मृत्यु की, तब इसका संभालता कौन है, ये सेल्यूकस निकेटर। वहां पे बताते हैं दो जनों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, तो सेल्यूकस निकेटर आता है, सीएम के साथ में क्या करेगा, युद्ध करेगा। फिर इसकी क्या होती है भैया, हार होती है, हमारे सीएम साहब की जीत होती है। हार होगी तो ये क्या करेंगे, संधि करेंगे, इनके बीच में होगी भैया क्या, संधि। पहला सवाल तो ये था कि संधि हुई, तो संधि की जानकारी कौन कौन देता है, एक तो स्ट्रैम्बो था और एक था एपियोनस। एक तो था भैया स्ट्रैम्बो और एक था भैया एपियोनस, एपियोनस, ठीक है। स्ट्रैम्बो और एक था एपियोनस जो संधि की जानकारी देता है, ठीक है। अब संधि क्या क्या होती है, अब आपको पता है भैया संधि, हारने वाला क्या करेगा, जीतने वाले उपहार देगा। तो पहले इसने क्या किया कि 4 प्रदेश दिए, पहला इसने क्या दिए, 4 प्रदेश, ये 4 क्षेत्र दिए थे। कौन कौन से, एरिया, अराकोशिया,
एरिया हो गया, अराकोशिया हो गया, जेंड्रोसिया हो गया, एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोसिया, और एक आता है पेरोपनिसडाई, पेरोपनी सड़ाई। ठीक है, ये चार थे, कौन कौन से भैया? एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोसिया और पेरोपनी सड़ाई, पेरोपनी सड़ाई। बोलोगे भैया राइटिंग मस्त हो गई आपकी है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? अब इसकी जो पुत्री थी, पुत्री कौन थी? हेलना, उसका विवाह करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। हम बोलेंगे पुत्री हेलना का विवाह, हेलन या हेलना, क्या कर दिया था भैया? विवाह हमारे सीएम के साथ में। अब इसके साथ में हेलना आएगी तो उसका ट्रांसलेटर आएगा जिसका नाम था मैगिस्थनीज। तीसरा, ये मैग्नेस्टीज को भेजा, मैगिस्थनीज, मैग्नेस्टीज को पकड़ो भैया, तो ट्रांसलेटर आया था इसकी तरह, ठीक है। मैग्नेस्टीज का क्या सबसे पहले इसकी पुस्तक थी इंडिका, बोलते जाओ बोलते जाओ, पुस्तक देखते हैं इसकी पुस्तक का क्या नाम था भैया? इंडिका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, मैग्नेस्टी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का पिता। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता, ठीक है। किसको बोलते हैं? मैग्नेस्टीज को बोलते हैं। फिर इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, बोलोगे भैया किसको? बस तो कमेंट कर देना, अब मजाक नहीं होनी चाहिए, अब कमेंट कर देना, ठीक है। अब ये बोला कि सेल्यूकस साहब आप सब हमारा सहारा ही ले लिए, हमारे क्षेत्र ले गए, हमारी बेटी को ले गए, और क्या चाहिए? मैग्नेस्टीज को ले गए, और क्या चाहिए आपको यार? बोला वैसा हमें भी कुछ देते, हम तो गरीब होते थे। तो तब सीएम साहब ने क्या किया कि 500 हाथी इसको दिए। तब यहां से हमारे सीएम ने 500 हाथी दिए। अब आपको पता है जो क्षेत्र था, मगध वाला क्षेत्र, वहां पे हाथी आसानी से उपलब्ध थे, ठीक है। हमारे पास भाई हाथी कमी नहीं, ऐसा करो तो 500 हाथी ले जा, ठीक है। तो ये इसके दूसरी पॉइंट ये निकल के आता है। अंतिम समय के बारे में बात करते हैं। जस्ट सीएम का टाइम पीरियड तो अपन लिखा ही नहीं था, ये था भैया 3/20/22। अंतिम समय किन्हीं 298 बीसी में जो जैन मुनि थे जिसका नाम था भैया भद्रबाहु, भद्रबाहु के साथ क्या करते हैं? श्रवण बेलागोला जो कि कर्नाटक में, वहां पे चले जाते हैं, उस संलेखन है संतारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं, ये शरीर त्यागते हैं। तो ये क्या बोलते हैं भैया? जैन मुनि, जैन मुनि, बात है भैया 298 बीसी की। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में, भद्रबाहु के साथ कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी भी? श्रवण बेलागोला, श्रवण बेलागोला की पहाड़ी, पहाड़ी पे जाते हैं और संलेखना विधि द्वारा पहाड़ी पर संलेखना या संथारा, संलेखना संथारा द्वारा क्या कहते हैं? प्राण या शरीर क्या किए भी? त्यागे। तो ये तभी हमारे सीएम साहब, कर लिए रिवीजन, सीएम का तो हो गया फटाफट, ठीक है। बोलो हाँ भैया ठीक है, सारा देख लिया। इसकी जाति के बारे में बात की, गुरु के बारे में बात की, इसके सेल्यूकस निकेटर के वॉर के बारे में बात की, कौन कौन सी चीजें दी गई, लेन देन क्या क्या हुआ, लेन देन के बारे में बात की, लेन देन की देखरेख करने वाला कौन था, किसकी होती है? बिचौलिया कौन था? उसमें बिचौलिया कौन थे भैया? स्टैम्बोर्ड एपियोनस, बिचौलिया आपको भी बिचौलिया कौन निकल गए थे? स्टैम्बोर्ड एपियोनस बिचौलिया थे। कौन कौन क्षेत्र दिए सब अपन ने देख लिए। आखिरी समय कहां बीता वो हमने देख लिया। अब आता है इसका बेटा, उसका उत्तराधिकारी, सीएम का उत्तराधिकारी कौन था भैया? बिंदुसार, फटाफट आप रिवीजन करते हैं और क्या है।
चलिए सही है। दूसरा हमारा निकल गया था भैया बिंदुसार। टाइम पीरियड 298 बीसी से 273 बीसी। चलिए पहली बात क्या देखते भैया, इसको बोलते थे भैया ये यूनानी इतिहासकार अमित्रोचेट्स। यूनानी इतिहासकार क्या बोलते थे भैया, अमित्रोचेट्स। ब्रैकेट में लगा लो भैया अमित्रघात, यानी कि दुश्मनों को नाश करने वाला। फटाफट लिखते चलो, सब आपको याद है। दुश्मनों का नाश करने वाला, जिसको क्या बोलते थे, अमित्रोचेट्स। अन्य नाम बद्रसार। ठीक है, याद आ रहा है क्या, बोलो भैया। पढ़ाया था नहीं पढ़ा, देखा था इनको, देखे देखे उसे लग रहे नहीं देखे हुए लग रहे। हाँ भैया देखे देखे उसे लग रहे थे, कुछ कुछ लग रहा है, मेरे को पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे को पता है, हम भी तैयारी करते हैं अभी भी, हमें पता भी कैसे चलता है। ठीक है, यूनानी इतिहासकार क्या बोला इसको, अमित्रोचेट्स या अमित्रघात, जिसको बोला दुश्मनों का नाश करने वाला। अन्य नाम क्या निकल गया था, बद्रसार। अब बात करते हैं भैया कौन से धर्म का, धर्म के बारे में। किस धर्म का है ना अनुयायी है, बोलोगे आजीवक धर्म। आजीवक धर्म का क्या था भैया, अनुयायी। आजीवक धर्म के संस्थापक होता है, आपको कौन थे, बोलो भैया। हाँ पता है, आपने बताया था, क्या बताया था, मक्खली गोसाल। बहुत बढ़िया, ये देखा, ये तो ए यहां पे लगा दो, बी पॉइंट यहां लगा दो, सी पॉइंट। अब भाई साहब इसके क्या थे कि ना विदेशी शासकों से अच्छा व्यवहार था, तो पहले हम देखते हैं स्ट्रैम्बो के अनुसार। पहला था स्ट्रैम्बो, स्ट्रैम्बो के अनुसार। स्ट्रैम्बो भाई साहब बोलता है कि उस समय जो सीरियन नरेश था, सीरियन नरेश, जिसका क्या नाम था भैया, एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम, सीरियन नरेश का क्या नाम मिलता भैया, एंटियोकस प्रथम। इसने क्या किया कि अपना राजदूत, जिसका नाम था क्या नाम नहीं था, जिसका नाम था डायमेकस, उसने राजदूत डायमेकस को दरबार में भेजा था। ठीक है, सेम इसी प्रकार से एक और दो जने बताए थे, एक तो स्ट्रैम्बो के अनुसार बताया था और एक और था, एक आता प्लिनी के अनुसार। कौन था भैया, प्लिनी के अनुसार। इतिहासकार है ये, यूनानी इतिहासकार। स्ट्रैम्बो के बारे में देखा भैया, सीरियन नरेश था, उसके जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। उसने क्या किया कि डायमेकस, उसने डायमेकस को क्या करा, डायमेकस को बेचता है इसके राज दरबार में। ठीक है, राजदूत है डायमेकस। ठीक है, प्लिनी देखते भैया, प्लिनी क्या बोलता है भैया, प्लिनी के अनुसार मिश्र नरेश, नाम याद है क्या, बोले हाँ भैया नाम याद है, इसका नाम था टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, नाम बिट जाएंगे क्या। इसने अपना राजदूत, क्या नाम निकल गया था, डायनोसियस। क्या नाम निकल गया था, डायनोसियस आता है भैया। ठीक है, डायनोसियस को क्या किया अपने राज दरबार में, किसके बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। भैया भाई जरा ऑन टॉप है यार। स्ट्रैम्बो क्या किया, सीरियन नरेश को बोला कि भैया सीरियन नरेश था एंटियोकस प्रथम, आपका राज दरबार यार, राजदूत आपका भेज दो यार। तो इसने भेजा किसको, डायमेकस को। ठीक इसी प्रकार से प्लिनी को बोला, प्लिनी के अनुसार उसमें यही था, देखने वाले बिचौले होता है देखने वाले। तो मिश्र नरेश कौन था भैया, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, उसको बोला कि सर आपका राजदूत हमारे दरबार में अपॉइंट कर दो, तो इसने अपॉइंट किया किसको, डायनोसियस को अपॉइंट किया। ठीक है, अब एक और बात निकल गई थी, इसने सीरियन नरेश से, डी पॉइंट निकल जाता है, इसने सीरियन नरेश से तीन चीजें मंगाई थी भैया, याद है किसी को, बोले हाँ भैया। पहले तो याद है मीठी शराब, दूसरी सूखे मेवे, और तीसरी दार्शनिक, बहुत बढ़िया,
दो चीजें आ गई थी, दार्शनिक भाई सब नहीं आए थे क्योंकि मना कर दिया था भाई हमारे यहाँ पे दार्शनिक को व्यापार नहीं किया जाता। अब आता है कि इसके समय में क्या होता है भैया, वो होता है विद्रोह तक्षशिला में। इसके समय में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तक्षशिला में कितनी बार? 2 बार। क्या हुआ भैया? विद्रोह। इस विद्रोह को पहली बार तो दबाने गया कौन? दमन किसने किया? पहली बार इसका दमन करता है अशोक। फर्स्ट बार इसका दमन किसने किया भैया? अशोक ने किया। और सेकंड टाइम इसका दमन किसने किया भैया? इसका बड़ा बेटा था भैया, किसका? बिंदुसार का, जिसका नाम था सुशीम। सुशीम, ठीक है। एक लास्ट सवाल आता है कि भैया कि भैया उस समय, इसके समय में अशोक कहां का था? राज्यपाल, गवर्नर था। और जो सुशीम था वो कहां का गवर्नर था? बन जाता सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिख रहा है क्या? मैं एक सेकंड चेक कर लूं। पहले बात करते हैं इस समय अशोक कहां का, या ऐसा रहता यही लगा देता ना, अशोक कहां का राज्यपाल? राज्यपाल कहां का था भी? अशोक, अरे मेरे को लगता है आप भूल गए यार, उज्जैनी का था, उज्जैनी का, ठीक है। और सुशीम कहां का राज्यपाल था? तक्षशिला। तक्षशिला, मेरे को पता है तक्षशिला भी निकल गए क्योंकि क्लासेस हुई ना बीच में। तक्षशिला कहां पे था? प्रेजेंट टाइम का जो रावलपिंडी है पाकिस्तान में, रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद का जो क्षेत्र है वो क्या है? तक्षशिला कहलाता था, ठीक है। तो हमने ये चीज देखी, बिंदुसार को खत्म करना, बाय बाय कर दीजिए। अब आता है अशोक। लपेट दे अशोक को भी, बे लपेटो फटाफट। चलिए भैया अशोक को लपेटते हैं। अब बात करते हैं हमारे अशोक जी की। टाइम पीरियड 273 से कितना बोले भैया? 232 बीसी, सही है। ए पॉइंट लगाओ भैया। राज्याभिषेक कब होता है इसका? राज्याभिषेक होता है 269 बीसी। बट ये 4 साल, ये जो 4 साल कहां गए? बीच के जो 4 वर्ष बचे कहां गए? इसमें भी क्या करते हैं? सिहली अनुश्रुति के महावंश के अनुसार, किसके अनुसार भैया? सिहली अनुश्रुति, सिहली अनुश्रुति के महावंश के अनुसार अपने 99 भाई की हत्या कर दी थी। करी थी या नहीं करी थी? अपन गए थे 99 भाई की हत्या करवा के, था अशोक की हेल्प की थी। 99 भाई की हत्या, सुशीम को भी लपेट दिया था इसके अंदर ही। सुशीम का भी क्या कर दिया था भैया? खत्म कर दिया था। किसके अनुसार? सिहली अनुश्रुति के महावंश के अनुसार। पहली चीज देखी, राज्याभिषेक तो हो गया, बहुत बढ़िया। बी पॉइंट, इसके नाम कहां कहां मिलते हैं? पहले तो अपन बात करेंगे भाई किसके बारे में? वेद में, पुराणों में। पुराणों में इसको क्या कहा गया है? अभिलेख में इसको क्या क्या कहा गया है? और साथ ही साथ में बौद्ध ग्रंथ इसको बारे में क्या बोलता है? बौद्ध ग्रंथ, अरे याद है या नहीं है? बोलो भाई निकल गई यार। चलो कोई ना, रिवीजन करते वापस, तभी रिवीजन कर रहा हूं, पता सबके दिमाग साफ हो गई थी। पुराणों के बारे में क्या बोलते हैं? पुराणों उसको बोलते हैं, इसका नाम क्या निकल के आता है? अशोक वर्धन। अशोक वर्धन, मेरे साथ बोलते जाओ तब आपको वापिस से रिकॉर्ड हो जाएगा, याद फिर नहीं भूलने वाले। पुराना में अशोक का नाम निकल जाता है अशोक वर्धन। अभिलेखों में भैया क्या मिलता है? अभिलेखों उसकी उपाधियां मिलती है, क्या क्या? तो देवानाम प्रिय, एक तो मिलती है देवानाम प्रिय, और एक लिखा जाता है देवानाम प्रियदर्शी, और एक लिखा जाता है देवानाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, बहुत बढ़िया। और बौद्ध ग्रंथ इसको क्या बोलते हैं? चांडाशोक। चांडाशोक इसको क्या बोलता है? बौद्ध ग्रंथ बोलता है, ठीक है। तो ये चीज इसके नाम के बारे में देख लिया। नेक्स्ट सी पॉइंट क्या निकल गया था? अशोक का अशोक जो नाम है सर्वप्रथम कहां मिलता है? अशोक का स्पष्ट रूप से, स्पष्ट नाम, अशोक का स्पष्ट नाम अशोक
कहां मिलता है भैया? चार इंपोर्टेंट मैंने लिखवाए थे। क्या क्या लेख कौन कौन से थे? बोलो भैया, मास्की, गुज्जरा, मास्की था, गुज्जरा था, नेटूर और उदयगोलम। क्या कहता भैया? मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम, ये चार इंपोर्टेंट क्या थे? अभिलेख थे जहां पे अशोक को क्या मिलता है? अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लगाओ डी। और क्या बच्चा भैया? ये देख लिया अशोक की पत्नी के बारे में, तो रानी के बारे में क्या लिखाएंगे? कौन कौन सी थी भैया? कारू, एक तो वो थी, कौन कौन सी थी? अशोक की रानियां चार थी भैया। पद्मावत हो गया, तिष्य रक्षा हो गया, एक महेंद्र और जिससे संघमित्रा वो होते हैं, वो देख लेना आपने लिखा है। ठीक है, रानियों से अपने इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है इसका कलिंग वाला। 361 बीसी में क्या होता है? कारुवकी, उसकी जो पहली रानी का नाम था कारुवकी, जिसके संघमित्रा और एक थी, संघमित्रा और एक महेंद्र, जो उसके उन्हीं के थे लड़के। चलो आज बात करते हैं 361 बीसी में क्या कहलाया? कलिंग आक्रमण। कलिंग आक्रमण कब होता है? शासनकाल के 8वें वर्ष में। शासनकाल के 8वें वर्ष में। अरे हुआ था या नहीं हुआ था? बोलो भैया, हुआ था। कलिंग का शासक कौन था भैया? कलिंग का शासक राजा कौन था? बोले पद्मनंद, नंदराज था, नंदराज, नंदराज। महापद्मनंद याद कैसे आ गया? नंदराज था। हमको कैसे पता लगता है नंदराज था? हाथी गुम्फा अभिलेख खारविल का था, वहां से पता लगता है कि यहाँ पे शासक कौन था? नंदराज था। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी तोसली। अशोक के कौन से अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है? बोलोगे अशोक के 13वें अभिलेख में। 13वें अभिलेख में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कलिंग आक्रमण की जानकारी देता है अशोक का 13वां अभिलेख। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसके धर्म के बारे में बात करते हैं। धर्म के पहले पकड़ेंगे भी कलहन को। कलहन को पकड़ा राज तरंगिनी, राज तरंगिनी। कलहन की कौन सी पुस्तक थी? राज तरंगिनी थी। कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? राज तरंगिनी, जिसमें पता लगता है कि भाई अशोक, अशोक भाई साहब था वो सबसे पहले सर्वप्रथम शैव धर्म का, सबसे पहले किस धर्म का उपासक था? भाई शैव धर्म का उपासक था। शैव धर्म का उपासक या अनुयायी। ठीक है, जिसने गिरिब्रज नहीं जीननगर शहर बसाया था, जिसने क्या किया? जीननगर शहर को बसाया और साथ ही वहां पे क्या करता है? शिव मंदिर की स्थापना करता है। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन, नेपाल में ललित पाटन शहर बसाया। साथ ही इसकी जो बेटी पुत्री चारुमती, चारुमती ने क्या किया? देवी पाटन। मैंने आपको बताया था कि भैया जो लड़कियां होती है, जो लड़कियां होती है वो किसका रूप होती है? बोलो देवी का रूप होती है। तो यानी कि देवी पाटन किसने बसाया था? अशोक की जो पुत्री थी चारुमती, उसने। ऊपर लिख दूं क्या यार? ऊपर लिखता हूं मैं, रफ करता हूं उसको यार। एक पॉइंट लिख लो, ई एफ। एफ पॉइंट में क्या आएगा भैया? अब दीप वंश और महावंश के अनुसार, दीप वंश और महावंश, दीप वंश और महावंश के अनुसार सुशील का पुत्र क्या नाम था भैया? निर्गोत। क्योंकि भैया अब ये कलिंग का आक्रमण करता है, वहां पे ना इसकी युद्ध जीत गया, लेकिन इतनी मौतें देखकर इसका दिल सहम गया। और ये क्या करता है? इसकी जो नीति थी, युद्ध नीति या घोष नीति, उसको क्या चेंज करता है? धर्म नीति में चेंज करता है। तो उस समय उसको उपदेश देने वाला कौन था भैया? उपदेश देने वाला बोले जो सुशील था, उसका बेटा का नाम था निर्गोत, तो वो था। ठीक है, अनुसार निर्गोत, निर्गोत ने अशोक को दीक्षा दी। कहां पे? बौद्ध, बौद्ध धर्म में। निर्गोत ने अशोक को बौद्ध धर्म में क्या किया? दीक्षित किया, दीक्षित किया। बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन 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 ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट ये निकल के आता है कि भैया जो एक तो आता है दिव्य वदान, जो कि क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है।
दिव्यवदान हो गया, ललित विस्तार हो गया, ये सारे इनमें क्या बताया जाता है, इनमें बताया जाता है कि दिव्यवदान और एक था हैंसोंग, उसके अनुसार उपगुप्त ने इसको ना क्या की थी, बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यवदान प्लस हैंसोंग, ठीक है। इनके अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। सही है, फटाफट नोट करो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के पॉइंट्स को, क्योंकि अशोक बढ़ाता है, टॉपिक बहुत था। ये चीज भी देख ली। अब क्या बचता हमने, अशोक को क्या बोला गया, बुद्ध शाक्य कहा गया, बुद्ध शाक्य, ये शाक्य मुनि, शाक्य मुनि तो अपने गौतम बुद्ध को कहते थे, बुद्ध शाक्य कहा गया। अब आ जाओ उसके धम्म के बारे में, अशोक ने क्या किया, धम्म, धम्म नीति, धम्म नीति को देने वाला कौन था भी, अशोक था। इसके अनुसार क्या गया, धम्म में अशोक ने क्या किया, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, यानी कि उनको संहिता बनाई, उसको क्या बोला, धम्म बोला, जिसमें अपने माता पिता को आदर करना, हमारे घर में जो अतिथि आए हुए हैं, अगर अतिथि आते तो उनका क्या करना, सत्कार करना, दूसरों का सभी का कल्याण की भावना रखना, वो सारा धम्म में आता है, ठीक है। इसने अपने धम्म महामती की नियुक्ति की थी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो सारी चीजें अशोक की धम्म नीति। आई पॉइंट क्या आएगा भैया, लेख के बारे में बात कर लेते हैं, इसके अशोक के लेखों के बारे में कंप्लीट करते हैं। लेख, लेख कितने होते हैं भैया, मैं लेख लिखा थे, 3 होते हैं, एक तो था शिलालेख, एक तो था भैया शिलालेख। शिलालेख के बारे में बात करते हैं, ये 2 टाइप का था, एक तो था वृहत, वृहत, और एक था लघु। वृहत के बारे में बात करते हैं, इन अभिलेखों की संख्या 14, और कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं, 8 स्थान, और कितने स्थानों से प्राप्त हुए, ये बोलोगे 8 स्थान से प्राप्त होते हैं, ठीक है। 8 स्थान कौन कौन से थे भैया, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, मानेसर, सोपारा, शाहबाजगढ़ी हो गया, मानेसर हो गया, कालसी हो गया, जूनागढ़ हो गया, सोपारा हो गया, इसके बाद में कितने, 3 तो 5, जोगढ़ और धौली, जोगढ़, एक था धौली, और लास्ट अपना निकल के आता है भैया एरगुड़ी, ठीक है। या वो सबके स्थान बता रहे हैं, शाहबाजगढ़ी, मानेसर पाकिस्तान के, एक तो पेशावर था, एक हिसाब था, कालसी अपने जो उत्तराखंड हो गया वो हो गया, जूनागढ़ अपने गुजरात का हो गया, इसको गिरनारी बोलते थे, सोपारा अपना जो कर्नाटक है वहां पे, महाराष्ट्र में सोपारा, थाने के पास वाला, जोगढ़ और धौली, और एरगुड़ी, ठीक है। अब लघु के बारे में क्या होता है, जो अशोक की क्या करते हैं, जहां जहां लघु आएगा ना वो उसे कुछ ना कुछ जानकारी देंगे, अशोक की पर्सनल जानकारी है, एक तरह से बोल सकते हैं, जहां पे अशोक के नाम यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कोई थे मास्की, गुर्जरा, नेटूर, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, और लास्ट आता है उदयगोलम, उदयगोलम। ये तो जानकारी देते हैं यहाँ पे अशोक का स्पष्ट रूप से नाम मिलता है। अरे बोर हो गए क्या, बोलो भैया नहीं हुए, ठीक है आ जाओ देखो तो यार फटाफट, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदयगोलम, एक और आता है बाबरू। ये तो समझ में आया ना, ये 4 तो अशोक के नाम बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अशोक का अशोक नाम मिलता है, सर्वप्रथम ये थे। और बाबरू में क्या पता लगता है कि अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था उसकी जानकारी क्या देता है बाबरू की, भी अशोक का बौद्ध धर्म था,
उसकी जानकारी कौन देता है? बाबरू देता है। ठीक है, अब दूसरी हमने देखा शिलालेख के बारे में देख लिया। दूसरा एक स्तंभलेख भी है दो, एक तो था भैया वृहद स्तंभलेख और एक था लघु। वृहद के बारे में बात करते हुए इनकी संख्या थी भैया 7 और कौन से स्थान से प्राप्त होते हैं? 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से थे? इनको देख लो अपने इधर। तो पहला अपने निकल के आता है भैया प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। दूसरा था टोपरा, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, टोपरा हो गया, दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ हो गया। कौन कौन हो गया? प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़। और लास्ट हमने देखा ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और बच गया, एक बचा रामपुर हुआ, बिहार में था ना ये। ठीक है, सबने सबकी बात की थी, टोपरा में वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 7 अभिलेख है वो इसमें एकमात्र अभिलेख है जिसके अंदर 7 अभिलेख मिलते हैं। और साथ ही 7 अभिलेख में बात करें तो एक तो जैन धर्म और एक साथ जो आजीविक धर्म था उसकी जानकारी देता है कौन सा? टोपरा अभिलेख। 7 अभिलेख, टोपरा में भी 7 अभिलेख है, 7 अभिलेख की जानकारी टोपरा। ठीक है, ये 6 हो गए, प्रयाग प्रशस्ति, टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अर्राज और लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरा। अरे याद है ना लोंडिया, लोंडिया अपने बगाई थी। ठीक है, तो ये था। एक इसमें बचता है लघु वाला, जो अशोक की जो राजनीतिक घोषणा है उसके बारे में बताता है। कौन बताता है? राजनीतिक घोषणा है, राजनीतिक घोषणाओं के बारे में कौन बताता है? इसका लघु स्तंभलेख। ठीक है, कौन कौन से देखे थे? बोले भैया रुमनदेई था, सारनाथ था और एक था भैया सांची। ठीक है, ये हमने देखे थे। और इसके बाद हमने देखा शिलालेख कंप्लीट, स्तंभलेख कंप्लीट और एक और था भैया जिसका नाम था भैया गुहालेख। गुहालेख में हमने देखा था कि अशोक ने कर्ण चौपड़, सुदामा जो आजीवक संप्रदाय था उसके लिए, और इसके बाद में लास्ट कर्ण चौपड़ हो गया, सुदामा हो गया और एक और था भैया विश्व झोपड़ी। इनका क्या कराया भैया? निर्माण कराया। तो ये था भैया अशोक, हमने अशोक यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपने देख रखा है। तो भैया ये था हमारा मौर्य, खत्म डाटा बाय बाय। आपका रिवीजन भी करवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आने वाला हूं मौर्य कालीन जो राजवंश थे। सबसे पहले हम बात करेंगे शूंग वंश की। हम देखेंगे भैया 184 बीसी में क्या होता है कि भैया इसका जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, जिसका नाम था बृहदत्त, वो अपने क्या करा? सेना का निरीक्षण करा था। स्टार्टिंग में आपको कहानी बताई थी। उसकी हत्या करके बैठता है कौन? पुष्यमित्र शूंग, और वो करता है शूंग वंश की स्थापना। थोड़ी सी बात करेंगे उसके धर्मों के बारे में, कौन कौन उसके धर्म के बारे में क्या बताता है। जिस प्रकार से मौर्य काल पढ़ा उसी कारण शूंग वंश कंप्लीट करेंगे, कनौज वंश पढ़ेंगे। ऐसे काम करते करते ये जो एंशिएंट है, एंशिएंट कंप्लीट होना है, लास्ट पड़ाव पे चल रहा है। इसके बाद अपने को गुप्त काल पढ़ना है, काम खत्म। फिर अपन इसके 1-2 वंश होंगे, फिर अपन करेंगे मिडाल स्टार्ट। ठीक है, तो मिलते हैं भैया, सब अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।